Hello students, this is Dr. Kinnari Dhruv. The audio video lecture is for semesters 3 student SY BCom. The subject is taxation 1. The audio video lecture is for English medium. Today we are going to understand the first chapter of this subject, that is Introduction to Taxation, meaning of taxation, what are the objectives of taxation, history of taxation, advantages and disadvantages of direct tax and indirect tax, etc. टैक्सेशन इज़ वन काइंड ऑफ अ लॉ. टैक्सेशन एक लॉ है. तो यहाँ पे अगर आप थियोरी नहीं समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सम्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. रिमेंबर वन थिंग, इन यूनिवर्सिटी 50% ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम थियोरी इट्सेल्फ. 50% थियोरी पूछेंगे और 50% प्रैक्टिकल पूछेंगे. तो ये सब्जेक्ट में थियोरी इट इज़ अ मोस्ट टाइम पे. और थियोरी भी ऐसी नहीं है जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ लिया समझ लिया. इट इज़ अ लॉ. इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है, इसकी प्रोविजंस जो भी लॉ में स्पेसिफाई किया है वो समझना पड़ेगा. तो पहले हम चालू करेंगे मीनिंग ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है. टैक्सेशन यानी कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टैक्सेशन? द टैक्सेशन इज़ अ प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस by which the government of a nation obtains money from its people to meet the expense of the government and to carry out the infrastructural activities. गवर्नमेंट अपनी कंट्री की पीपल से अपनी इनकम पे एज वेल एज एक्सपेंस पे जो पैसे जो भी मनी कलेक्ट करती है और वही मनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल और अदर एक्टिविटीज़ में जो भी गवर्नमेंट यूज़ करती है उस प्रोसेस को टैक्सेशन कहते हैं. तो प्रोसेस स्टार्ट होती है कलेक्शन मनी ऑन इनकम एज वेल एज एक्सपेंस ऑफ द पीपल टू स्पेंड दोज मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये पूरी प्रोसेस हुई टैक्सेशन की. एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कहाँ पे पैसे यूज़ करेगी या इन्वेस्ट करेगी या स्पेंड करेगी, तो वो बोला है गवर्नमेंट एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट आर वेरियस टाइप्स जस्ट लाइक पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस ऑफ इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सर्वेंट, डिफेंस एक्सपेंस एक्सेट्रा. दस द टैक्सेशन इज़ अ लेवी. लेवी यानी कि कुछ भी कलेक्ट करना. The taxation is a levy in form of monetary value by the government on a people. The tax can be imposed on people's income as well as expense. यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पीपल के इनकम एज वेल एज एक्सपेंस दोनों पे टैक्स लगता है. अगर कोई आप कहीं पे भी आप सैलरीड पर्सन हो और आपको सैलरी की इनकम हो रही हो तो सैलरी पे भी टैक्स लगेगा और वही सैलरी आप जहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे खर्च करोगे, तो वो आपका एक्सपेंस हुआ. जैसे आप खाना खाने चले गए, मूवी देखने चले गए, तो आपने देखा होगा बिल के नीचे IGST, CGST और SGST ऐसा लिखा होगा. ज़्यादातर IGST, UGST और SGST स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो भी एक टाइप का टैक्स हुआ जो आपके एक्सपेंस पे कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम एक्सपेंस पे हुआ टैक्स बोलेंगे. दूसरी बात, इनकम पे हुआ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक्सपेंस पे हुए टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. तो ये बेसिक डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट टैक्स. जो टैक्स आप अपनी इनकम पे कर रहे होते हो वो टैक्स को आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हो, और जो टैक्स आप अपने एक्सपेंस पे इनडायरेक्टली पे कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा. अगर आपने कुछ भी बाहर से एक छोटा पैकेट मैगी का लिया तो मैगी की बेसिक प्राइस है 12 रुपीज़ फॉर एन एग्जांपल, लेकिन 10 रुपीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर कंपनी को जाएगा और 2 रुपीज़ गवर्नमेंट को जाएगा. तो ये भी एक टाइप का टैक्स ही हुआ. आपको पता नहीं है लेकिन यू आर गोइंग टू पे अ टैक्स वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सपेंस और स्पेंड. तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है. अब टैक्सेशन का पर्पज़ क्या है? कोई भी कंट्री बिना टैक्सेशन के यहाँ पे नहीं चल रही है. बहुत ऐसी कम कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्स ज़ीरो है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट के पास दूसरे सोर्स ऑफ इनकम्स है. जो गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम्स ज़्यादा है वहाँ पे टैक्सेशन कम है. लेकिन जो गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि हमारी इंडिया, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है,
तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक या दूसरे तरीके से अपने ही कंट्री के पीपल के पास से टैक्स लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ है या गवर्नमेंट की खुद के जो एक्सपेंस है उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो ये नीचे ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए टैक्सेशन के। तो पहला है रेजिंग रेवेन्यू, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी खुद की। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रक्चर एक अच्छा बना के अगर कंट्री में इम्प्लीमेंट करती है तो अपने रेवेन्यू सिस्टम को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। दूसरा बोला है रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट करना, कंट्रोल करना अच्छे से किसका, कंजम्पशन यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन, उसका उपयोग को रेगुलेट करना, एंड प्रोडक्शन उत्पादन। गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है फिर भी मार्केट में है, जैसे टोबैको हो गया, लिकर हो गया, तो उस पर टैक्स ज़्यादा डालेगी ताकि उसका प्रोडक्शन भी कंट्रोल में रहे और उसका कंजम्पशन की कंट्रोल में रहे। और ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इको फ्रेंडली है, ठीक है, जैसे सोलार प्लेट्स, सोलार और कुकर जैसे, उसमें टैक्स रेट कम लगाएगी। तो लोग क्या करेंगे कि वैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे और जो हानिकारक प्रोडक्ट है, जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, वो प्रोडक्ट कम यूज़ करेगी। तो टैक्सेशन इज़ अ वन काइंड ऑफ अ वे टू रेगुलेट द कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट बेनिफिशियरी फॉर हेल्थ और फॉर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी बट दे आर हार्मफुल फॉर इन द नेचर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स हो गया रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन। तीसरा है मोटिवेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये भी एक है, कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए कहीं ना कहीं टेक्निकल नो हाउ, कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी और लेबर तीनों में असर कर रही है। तो यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बाहर के कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब में कुछ इन्फीरियर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ के प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगाएगी और वहाँ के जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे है इंडिया में, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ यूनिलीवर लिमिटेड, जो बाहर की कंपनी है, बाहर की यानी कि इंटरनेशनल कंपनी है, दूसरी कंट्री की कंपनी है। तो वैसे प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स रेट लगा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वहाँ से क्या होता है कि यहाँ का प्रोडक्ट की प्राइस और वहाँ के प्रोडक्ट की प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। बट ऑब्वियस पीपल जो प्रोडक्ट कम दाम में है वही ज़्यादा लेंगे। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव हो गया टैक्सेशन पर्पस का। फोर्थ वन है मोटिवेटिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इंडिया में कैसा है कि आप जितनी भी इनकम कमा रहे हो उसमें से कुछ इनकम अगर आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ स्कीम्स निकाली है इन्वेस्टमेंट्स की, जहाँ पे अगर आप की इनकम में से कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एग्जेम्पशन यानी कि बेनिफिट मिल जाएगा कम टैक्स भरने का। तो ये भी है कि कोई जैसे LIC है, अगर आपने LIC का कोई पॉलिसी ले ली तो वो एक अच्छी है कि गवर्नमेंट को पैसे भी मिलेंगे कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए और आपका भी लाइफ सिक्योर का एक पर्पस क्लियर होगा। तो ये ऐसी स्कीम्स को मोटिवेट करने के लिए भी टैक्सेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़। इंडिया में जो टैक्स ब्रैकेट है वहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स भरेगा, कम कमा रहा है वो कम टैक्स भरेगा। तो एक इनकम इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में है वो भी कम करने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आगे के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे रेवेन्यू सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, मोटिवेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मोटिवेटिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इनकम इनइक्वालिटीज़, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी हद तक, किसी एक्सटेंट तक अचीव करती है तो बट ऑब्वियस ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ
जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजियंस। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो टैक्सेशन पर्पज से कलेक्ट कर सकती है, वो जो बैकवर्ड रीजियंस हैं, जो ऐसे कंट्री के रीजियंस हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम लेवल पे है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है पीपल की, वो एक लेवल पे ला सकते हैं। फिर है प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट हमेशा ये रखे कि जो रिसोर्सेज स्कैर्स है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अभी तो उसके दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि ओपन मार्केट पॉलिसी आ गई, लेकिन जब ये प्राइस पहले कंट्रोल थी, गैस है, तो ये जो सारे प्रोडक्ट है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्सेशन पर अच्छे से यूज़ कर सकती है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टैक्सेशन। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने 3 पोर्शन रखे हैं, अगर आप लोग देख सकते हो, 3 या 5। पहले है प्री एंशिएंट टाइम्स टू 1922। तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं कि 1922 एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जब कौटिल्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य ये सब थे, और या फिर राजाशाही थी, तब टैक्सेशन सिस्टम एक या दूसरे वे में इंडिया में था। तो यहाँ पे है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स द टैक्स इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल इन वन और अदर वे। द origin of the tax is from taxation, which means an estimation. There are reference both Manusmriti and Arthashastra to variety of tax measures. तो यहाँ पे ये बोला है कि मनुस्मृति, जो हमारा बहुत ही एंशियंट लिटरेचर है, उसमें अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य ने लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम इंडिया में कैसी थी उसके बारे में बोला है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है पोस्ट 1922। इट इज़ मोस्ट IMP 1-2 MCQs पूछे हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट्स इन ईयर 1922. The Income Tax Act 1922 gave for the first time a specific structure to various income tax authorities. अब ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इनकम टैक्स का कब आया, इनकम टैक्स और टैक्सेशन सिस्टम का? तो यहाँ पे बोला है 1922 में पहला एक्ट आया इनकम टैक्स 1922। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स एक्ट 1922 एनेक्ट किया और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ स्पेसिफाई की कि कौन टैक्स लेगा, कैसे लेगा और किस तरह से लेगा। आगे है इन 1939 ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, उसमें 2 पोर्शन पड़ गए। एक आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा आ गया जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एपेलेट बॉडी, और इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड अ जुडिशरी फंक्शन, जो न्याय प्रक्रिया है उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि वो टैक्स रेट कैसे इम्प्लाई करेंगे, पूरे कंट्री में से कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, और कैसे टैक्स असेसमेंट यानी कि कितना टैक्स होना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे और कंप्यूट करेंगे। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम है। एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर किसी टैक्स पेयर को ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट दैट मच टैक्स आई हैव टू पे, मेरा इतना टैक्स नहीं हो रहा फिर भी मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वो अपील कर सकता है जुडिशनरी बॉडी में। तो इन 1939 ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो 2 पार्ट में बढ़ गया। एक तो आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा आ गया जुडिशरी। पूरा चैप्टर आगे आपके सिलेबस में है, बहुत सारी शॉर्ट नोट्स इसमें से पूछी भी जाती है, MCQs भी आता है। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। फिर 1961 जब ये आ गया पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का, तो यहाँ पे है डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमिटी सेटअप एंड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड। जो लॉ आप पढ़ रहे हो वो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये लॉ ये पूरा सब्जेक्ट बेस है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो इफ़ेक्ट उसकी कब आई, मतलब
इम्प्लीमेंट कब हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से। रेवेन्यू ऑडिट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिपार्टमेंट, न्यू सिस्टम फॉर एवेल्यूएशन ऑफ वर्क डन बाय इनकम टैक्स ऑफिस इंट्रोड्यूस्ड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे 1961 से लेके 2008 वहाँ तक पूरी एक टाइमलाइन दी है। जैसे 2002 में पूरा डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज्ड हो गया, 2004 में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आया, 2008 में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स आए, जब वहाँ पे आप कंप्यूटर पे बैठ के इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करके टैक्स भर सकते हो, जो अभी भी आया है इन 2021। तो यहाँ पे ये सब आपको MCQ के लिए याद रखना है। हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू 1922, पोस्ट 1922 टू टिल इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस यहाँ से स्टार्ट होता है 1961 से लेके 2008। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पढ़ना है तो नीचे मैंने वेब एड्रेस दिया है, उस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका और मटेरियल मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि इनका टैक्सेशन क्या है। पहले तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पीपल से टैक्स कलेक्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ में डालती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इनकम टैक्स, मोर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट, उसका पूरी हिस्ट्री इंडिया में फ्रॉम एंशियंट टाइम टू टिल नाउ कैसी है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ टैक्स। मोस्ट टाइम पे बहुत बार पूछा है कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं। तो 2 टैक्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका डिफरेंस मोस्ट टाइम पे है, डिफरेंस हमेशा एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जो टैक्स गवर्नमेंट अपने पीपल के इनकम पे लगाती है, द टैक्स लेवी ऑन द इनकम ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, एंड द टैक्स विच आर लेविड ऑन एक्सपेंसेस ऑफ द पीपल आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप 2 चीज़ें करते हैं, 2 मॉनेटरी फंक्शंस होते हैं, एक तो इनकम करना और उसको स्पेंड करना। जो इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो एक्सपेंस पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अगर आप कहीं पे सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी आ गई, सैलरी पे गवर्नमेंट में टैक्स ले लिया, इट इज़ अ इनकम टैक्स। अगर आपने कोई मकान आपका था जो रेंट पे दिया, ठीक है, और रेंट की इनकम हुई, इनकम है, टैक्स लगाया, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन वही मकान आपने बेचा तो भी डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो भी इनकम हुई। समझ में आया? तो जो आपके इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो आपके एक्सपेंस पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप अपने खुद पे खर्च करते हो। जैसे आपने कहीं खाना खाने चले गए, मूवी देखने चले गए, ठीक है, आपने मकान खरीदा, तो ये जो सारा टैक्स, उस पर जो एक्सपेंस पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे वही लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऑफ विच इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। एक दूसरी डेफिनेशन भी हो गई, डायरेक्ट टैक्स जिसका है वही पे करता है। समझ में आया? अगर आपकी इनकम है तो आप ही पे करोगी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आप पे कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट किसी और के पास से ले रही है। जैसे आप खाना खाने गए तो खाने का बिल हुआ 500 रुपया, लेकिन उस पर समझो कि 20% GST है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ बढ़ा दिए। अब वो कलेक्ट कौन करेगा? रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खाने गए, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टोटल बिल हुआ 600 रुपये, भरा आपने, लेकिन गवर्नमेंट लेगी रेस्टोरेंट के मालिक के पास। तो मालिक क्या करेगा? 500 अपने पास रखेगा, 100 जाएगा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट भी अलग है और लेवी भी अलग है। लेवी किस पे हो रहा है? जो पर्सन एक्सपेंस करता है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ रही है? किसी थर्ड पार्टी पे, जहाँ से एक्सपेंस का सोर्स हो रहा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की भी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि यहाँ पे लिखा है there are 2 types of taxes, direct tax and indirect tax, of which incidence and impact fall on the same person is known as a direct tax, such as income tax, and on the other hand
tax of which incidence and impact fall on two different person is known as a indirect tax, such as goods and service tax. It means in the case of direct tax, tax is recovered directly from the assessee who ultimately bears such tax, whereas in case of indirect tax, tax is recovered from the assessee who passes such burden to another person and ultimately borne by consumer of such goods and services. Clear? तो ये डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है. आगे अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो नीचे वेबसाइट की लिंक दी है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी. यहाँ पे बेसिक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने डिफरेंस शो किया है. डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मीनिंग. ठीक है. इफ़ द टैक्स लेविड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन is paid by the same person, that person directly to the government, it is called direct tax. आप डायरेक्ट दे रहे हो अपने इनकम पे और वेल्थ पे. If tax is levied on the goods or services of a person is collected from the buyer by another person. यहाँ पे बायर यानी कि आप खाना खाने गए और सेलर यानी कि रेस्टोरेंट का मालिक एंड पेड बाय हिम यानी कि रेस्टोरेंट का मालिक गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. टैक्स लगाया किस पे है, खाना खाने पे. तो पे कौन करेगा, जो खाना बेचने वाला है. लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने आप पे टैक्स लेगा नहीं. उसका बिल होता है 500 विथ प्रॉफिट प्लस 100 रुपीज़ उसको जो गवर्नमेंट को देना है वो भी आपके पास से ले लेगा. तो टोटल बिल हो गया 600. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पहला है मीनिंग, दूसरा है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट. इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन में होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस खाना खाया किसी ने और इम्पैक्ट भरेगा कौन, मालिक. फिर चाहे वो अपने बिल में ऐड कर ले. समझ में आया? वो होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट दो अलग अलग पे होते हैं. ठीक है. तीसरा है बर्डन. सेम पर्सन पे बर्डन होगा. मोर इनकम अट्रैक्ट्स मोर इनकम टैक्स, द बर्डन इज़ प्रोग्रेसिव ऑन पीपल. अच्छा, बर्डन ये पॉइंट ये समझा रहा है कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. कोई पर्सन है जिसकी मंथली इनकम 6000 है और कोई पर्सन है जिसकी मंथली इनकम 6 लाख है, लेकिन वो मैगी का पैकेट लेगा तो उसको 12 रुपीज़ में ही पड़ेगा और दोनों 2 रुपीज़ ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे. तो यहाँ पे बर्डन प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव था, अगर ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स. नहीं, यहाँ पे स्टेटेड रहता है, स्टैटिक रहता है, कोई भी प्रोग्रेसिवनेस आती नहीं है. आगे है इवेशन. इवेशन यानी कि कर चोरी, कर को छिपाना, टैक्स नहीं भरना, अपनी रियल इनकम शो नहीं करना. इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स में ऐसा पॉसिबल है, जब इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी अपना बिल होता है उसी पे ही जीएसटी और CGST लगा देते हैं. फिर है इन्फ्लेशन. डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन. ज़्यादा टैक्स रेट अगर लगा देंगे तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा. क्योंकि ज़्यादा टैक्स इनकम टैक्स पे आ गया तो लोग कम खर्च करके इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा जाएंगे. इनडायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन होता, कंट्रोल करने का कुछ होता नहीं है. ठीक है. शिफ्टेबिलिटी, आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. डायरेक्ट टैक्स आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, खुद की सैलरी है, खुद को ही टैक्स भरना है. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ईजीली शिफ्ट हो जाता है. समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. इनकम टैक्स के एग्जाम्पल्स मोस्ट IMP ये MCQ में आएंगे. इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विजिट्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. GST, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के हैं. आपकी बुक जो है सुधीर प्रकाशन, उसमें भी सारे एग्जाम्पल्स और यही पॉइंट्स दिए हैं. और भी कुछ जानना है तो नीचे रेफरेंस दिया है. नीचे है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स मोस्ट IMP. एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. इक्विटी, एक इक्विटी आ जाएगी, जो ज़्यादा कमाएगा उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स भरेगा. तो एक इक्वालिटी सोसाइटी में आ जाएगी. सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि भाई इतना टैक्स लगेगा. समझ में आया? आपको पता है कि मेरी पूरे साल भर की इनकम इतनी होने वाली है
और उस पर इतना टैक्स जाएगा। समझ में आया? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी है गवर्नमेंट, अगर टैक्स रेट में कुछ कम या ज़्यादा कर सकती है। हर एक बार बजट होता है इन फेब्रुवरी मंथ, जो यूनियन बजट होता है उसमें टैक्स रेट्स हर एक असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, जो क्या है ये असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर वो हम आगे समझेंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हर एक टैक्स रेट डिसाइड होते हैं, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर प्रोडक्टिविटी, डायरेक्ट टैक्सेस कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट की मेजर इनकम डायरेक्ट टैक्स से हो रही है। गवर्नमेंट अपना खर्चे मेजरली डायरेक्ट टैक्स से मीट कर रही है। पीपल्स कॉन्शियसनेस, पीपल को पता होता है कि भाई हमको टैक्स भरना है। डायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द सिविक सेंस, सिविक सेंस यानी कि नागरिक की एक कॉमन सेंस of the people. When the people are fully aware of the payment of tax, they are also consciousness of the way of government spends the money. गवर्नमेंट एक पीपल बोलती है कि भाई हमारे पैसे, हमारे जो टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है, डिफेंस में क्या है, तो एक कॉन्शियसनेस डायरेक्ट टैक्स क्रिएट कर रही है। डीमेरिट्स, लैक ऑफ पॉपुलरिटी, किसी को भी टैक्स भरना पसंद नहीं। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और 33 रुपीज़ गवर्नमेंट ले जा रही है, सो इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर एवरी पीपल। फिर इवेशन, मोस्ट टाइम भी ब्लैक मनी जिससे क्रिएट होती है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी वहाँ से क्रिएट होती है। इवेशन यानी कि चोरी, आप अपनी सही इनकम नहीं दिखा रहे, सही इनकम नहीं दिखाई तो आपका टैक्स सही नहीं होगा। आपकी इनकम है 10 लाख लेकिन आपने शो की 5 लाख, तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। जो 5 लाख की ब्लैक मनी क्रिएट हुई तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पीपल्स इंडिफरेंस, पीपल्स इंडिफरेंस ये पॉइंट में ये समझाया है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई ज़्यादातर इंडिया में टैक्स ब्रैकेट से बाहर होने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, तो वो टैक्स ही पे नहीं करेंगे, तो उनको गवर्नमेंट के काम से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल काम से मतलब ही नहीं होगा।